Welcome back to my channel Project PMYP. This is a series for EPF4 and here we are studying Industrial Relations and Labor Law. Already 10 to 11 lectures अपलोड हो चुके हैं. हमने MCQ भी प्रैक्टिस किया था जो 10 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है. मैं उसकी प्लेलिस्ट टैग कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. यू कैन चेक दैट आउट. आज पढ़ेंगे हम फैक्ट्रीज एक्ट. बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में अगर आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हो. और यही नहीं, बहुत सारे एक्ट हैं. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 करके बहुत सी एक्ट हैं. तो बारी बारी हम सारे एक्ट्स पढ़ेंगे. इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश की और ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में आएगी फैक्ट्री एक्ट की. मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को वो दिमाग में सेटल डाउन होता रहे. ठीक है, तो लेट अस बिगिन अबाउट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948. तो लॉ पढ़ने से पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि लॉ कैसे बना. सम लीडर्स लाइक एस बंगाली फॉट फॉर द लेबर्स कॉज and were mainly responsible for getting a bill referred to Indian legislature in 1879. होता क्या है कि आपका 1760s के टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाता है पहले यूरोप में और उसका इम्पैक्ट इंडिया में दिखता है, जिसकी वजह से इंडियन वर्कर्स, इंडियन लेबरर्स से ज्यादा काम लिया जाता है और बहुत कम वेजेस दिए जाते हैं. उसी टाइम पे 1875 अप्रॉक्स के टाइम पे आपका बंगाल में फेमाइन भी आ जाता है 1860s के टाइम पे. वो सब उस चीज को बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेट कर देता है. कम वेजेस, ऊपर से फेमाइंस. ठीक है, तो इसमें जो है एस बंगाली टाइप के लीडर्स जो है लेबर कॉज के लिए लड़ते हैं. फाइनली द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में, ठीक है, आ जाता है. फैक्ट्री एक्ट is a central legislation which came into existence in 1881. It regulates the working condition of workers. It also provides procedures of penalties in case of any contravention of provisions for the Factory Act. अगर किसी भी नियम का उल्लंघन होगा तो पेनाल्टीज की भी बात की गई है. ठीक है, वर्किंग कंडीशंस की बात की गई है. ये एक्ट कब कब अमेंड हुआ यहाँ पे लिखा है 1891, 1911, 1922, 34, 48, 76, 87. यहाँ पे देख रहे हैं 20 ईयर्स के बाद, 11 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद, 11 ईयर्स के बाद, यहाँ पे 12 ईयर्स के बाद, अगेन 14 ईयर्स के बाद. ठीक है, करके इट वाज एक्सटेंसिवली अमेंडेड इन द ईयर 1948. सबसे ज्यादा अमेंडमेंट 1948 में हुआ जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. द फैक्ट्री एक्ट 1948 इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन द प्रीवियस एक्ट्स. सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यही है, तो इसको ही हम लोग बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे. This act is based on the provisions which are provided in the Factory Act of Great Britain passed in the year 1937. Great Britain में एक एक्ट आया था 1937 में, उससे बहुत सारे प्रोविजंस मिलते जुलते हैं आपके इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 वाले में. टुडे हाउएवर द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री आर अंडरस्टूड टू बी इंटरचेंजेबल, बट दिस इज इनकरेक्ट. फैक्ट्री और इंडस्ट्री को हम इंटरचेंजेबल तरीके से यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है. इंडस्ट्री क्या है? इट इज ए स्टडी एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी in which trade is organized, whereas factory refers to the place where such activities are carried on. ठीक है, इंडस्ट्री स्टडी और सिस्टमैटिक एक्टिविटी का प्लेस है. ठीक है, whereas factory refers to the place जहाँ पे सारी एक्टिविटीज होती है. The entire day-to-day activities taking place in the factory is governed by Factory Act. जो फैक्ट्री में एक्टिविटीज हो रही है वो फैक्ट्री एक्ट के थ्रू गवर्न होती है. This act extends to the whole of India including Jammu and Kashmir. ये एक्ट में ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ अलग हुआ करता था. ठीक है, लेकिन अभी जब से जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ मर्ज कर दिए गए हैं, तो इस सेंटेंस का तो अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले था कि ये एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है. भोपाल गैस tragedy in 1984 has made the people aware of the pollution and hazards of factories and therefore necessitated the government to take timely steps in facilitating amendments in the act. ठीक है, 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से अमेंडमेंट करना पड़ गया था इसमें. फैक्ट्री एक्ट इज अप्लाइड टू ऑल द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 persons or more when it uses power and 20 persons or more when no power is used. तो यहाँ पे लिखा है 10 पर्सन से ज्यादा अगर है तो फैक्ट्री एक्ट इंप्लीमेंट होगा जब पावर का यूज हो रहा है, पावर इज यूज्ड, और 20% से ज्यादा पे इंप्लीमेंट होगा जब पावर यूज नहीं हो रही है. ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको एक एक लाइन का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी, बिकॉज बहुत सारे डिफिनेशन अभी हमें पढ़ने को मिलेंगे कि वर्कर किसे कहते हैं, फैक्ट्री किसे कहते हैं, हाइजीन क्या है, कैंटीन क्या, हर एक चीज की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट होने वाली. मैं इस पीडीएफ को टैग भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में ताकि आप वहां डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए और उससे नोट्स बना लीजिए. वैसे ही पूरी ही पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, इससे नोट्स बनाने जैसी कोई चीज नहीं है.
आप इस पीडीएफ को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मेन प्रोविजंस क्या क्या है? सेफ्टी, गार्डिंग ऑफ मशीन्स, हेल्थ, क्लीननेस, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग एंड रैटिंग फैसिलिटीज, लंच रूम, रेस्ट रूम, सिटिंग अरेंजमेंट, फर्स्ट एड, dispensary facilities in factories employing more than 500 वर्कमैन। डिस्पेंसरी फैसिलिटीज कहाँ पे होनी है? जब 500 से ज्यादा वर्कमैन हो। क्रचेस कब होने हैं? जब 50 वुमेन से ज्यादा एम्प्लॉयड हो। वेलफेयर ऑफिसर जब 500 वर्कमैन से ज्यादा हो, ठीक है। स्पिटून्स, holidays with wages, holidays with wages at the rate of 1 day for every 20 days worked. Weekly hours 48 for adults and 27 for younger person. 48 hour weekly for adults और younger persons के लिए 27. holidays कितने हैं? 1 for 20 days. हर 20 दिन पे एक holiday, paid holiday मिलना चाहिए, ठीक है। Rest for half an hour after maximum of 5 hours work, number of hours of work, weekly holiday, rate of payment, इन सब की बात की गई है किसमें? फैक्ट्री एक्ट में। Since there are many changes and developments related to safety and health, the need for effective implementation of various provisions duly amended have been felt. The ILO conventions have also necessitated the means for amendments in Factory Act. ILO के भी कई सारे प्रोविजंस रहे होंगे जिसको ऐड करना पड़ गया और वो फैक्ट्री एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किए गए, जिसकी वजह से फैक्ट्री एक्ट में और अमेंडमेंट्स होते चले गए थ्रू आउट द ईयर्स। In order to study the administration, enforcement and implementation of Factory Act, several labour and employment statistics are collected by central and state government and disseminated by the Labour Bureau. आगे बढ़ते हैं। With the help of these stats, we can analyze the current scenario of implementation of Factory Act, employment position, women worker employment with respect to their male counterparts, and hazardous processes, the number of fatal accidents and inspection being carried out, along with the prosecution and penalty and the safety measures undertaken. ये जो नोट्स है मैंने बहुत थॉरो रीडिंग करके बनाया फैक्ट्री एक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, खाली मैंने उसको उसी को इंक्लूड किया यहाँ पे, ठीक है। वरना आप फैक्ट्री एक्ट पढ़ने जाओगे तो वो लगभग 72 पेजेस का है। आप जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट बजट में, फैक्ट्री एक्ट 72 पेजेस का अप्रॉक्स है, वो बहुत ही एक्सटेंसिव, और यहाँ पे मैंने उसको अप्रॉक्स 20 पेजेस में करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। This put out a picture for further development and enhancement related to these. A history of Factory Act is more than 100 years old. As the process of modern industrialization came in India almost a century after its beginning in Great Britain, the beginnings of factory legislation had to wait for some period of time. ठीक है, 1760s के अराउंड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके करीब 100 साल बाद इंडिया में उसका इफेक्ट दिखा, तो फैक्ट्री एक्ट को बनने में थोड़ी देरी हुई। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री बॉम्बे में एस्टेब्लिश हुई कब? 1854 में। कब एस्टेब्लिश हुई आपकी फर्स्ट कॉटन फैक्ट्री? 1854 में, ठीक है। द प्लेस वाज एक्सेलरेटेड बाय 1870 and a large number of factories were set up at Bombay, नागपुर, कानपुर एंड मद्रास। तो पहली फैक्ट्री कब लगी थी? 1854 में। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? बॉम्बे में, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री थी ये। With the help of these stats, ठीक, ये सेम पेज था। नेक्स्ट, the first iron and steel work started at Bihar in 1853. आयरन एंड स्टील कब स्टार्ट हुआ? 1873 में। आपका कॉटन टेक्सटाइल कब लगा था? 1854 में। कॉटन लगा था बंगाल में 1854 में, 1854 में, ठीक है। स्टील लगा था बिहार में, दैट वाज इन 1873। जूट स्पिनिंग मिल कब कहाँ लगी थी? रिश्रा इन 1855 में रिश्रा में। रिश्रा कहाँ पे है आपका? रिश्रा इज इन वेस्ट बंगाल। वैसे तो पता ही चल जाना चाहिए, जूट है तो जूट सबसे ज्यादा वहीं होता है, ठीक है। By 1881 there were 5,000 power looms at work in Bengal. 1870 Bali paper mills were set up at Hubli and several tanning and leather factories were also set up at Kanpur, which led to factory establishment existence in India. देखो बहुत सारी फैक्ट्रीज लग रही है आपकी। कॉटन की फैक्ट्री 1854 में, जूट की फैक्ट्री 73 में, सॉरी स्टील वर्क की फैक्ट्री 1873 में, जूट की उसके पहले लग गई थी कब? 55 में। कॉटन के बाद आपका जूट लगा है, जूट के बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा है पावर लूम्स वगैरह लग गया 1870 में। लेदर की फैक्ट्री लग गई कानपुर में। आपका स्टील वर्क लग गया कहाँ पे? बिहार में। This brought factories evils such as employment of women and children at tender age, excessive hours of work, hazardous sanitary
working conditions. Great need for protective labor legislation to fight the condition of workers were needed. 1850 में लग गया था कि भाई अब जैसे फैक्ट्रीज लग रही है तो फैक्ट्री इवन भी सामने आ रहे हैं कि कम एज में बच्चों को एम्प्लॉय कर ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करा रहे हैं, वेजेस कम दे रहे हैं, अच्छी सैनिटरी कंडीशंस नहीं है, ठीक है, हजार्डस कंडीशंस है काम करने के लिए. ओकेजनल नोट्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन वर रेज्ड बाय फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब ह्यूमन लविंग, which were led by Sorabji Sahapurji in Bengali. Sorabji Sahapurji Bengali. 1878 में शशिपाद बनर्जी laid the foundation of Bada Bazaar Organization. Bada Bazaar Organization. Shashi Prasad Banerjee. Bada Bazaar Organization. Shashi Prasad Banerjee. For the welfare of jute mill workers. Bada Bazaar Organization. Bada Bazaar Organization. ठीक है, by शशिपाद बैनर्जी. ठीक है. There is also a record of a strike in Nagpur Express Mill 1877. 1877 में नागपुर एम्प्रेस मिल में बहुत सारे स्ट्राइक्स भी हुई थी. Industrial revolution that took place between 1760 and 1820 in England changed the techniques of production. Many mechanical inventions then came in quick succession, such as invention of the steam engine enabled man to drive the machines using power. With the Industrial Revolution, capital became an important factor for production. With the technologies advanced, employment in factories rose up tremendously. Two distinct cases emerged, namely the capitalist class and the working class. जैसे जैसे आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 1760 से 1820 में बहुत सारी मशीन्स आई लाइक स्टीम इंजन. अब मैकेनिकल पार्ट से मशीन पार्ट पे इंसान शिफ्ट हो रहा था. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हुआ. एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होने के चक्कर में दो आपके यहाँ पे क्लासेस उभर के आए. एक था वर्किंग क्लास जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, और एक था जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहा था, दैट वाज कैपिटलिस्ट क्लास, जिसके पास पूंजी थी, पूंजीपति. ठीक है. The workers were largely untrained, uneducated and unorganized, and capitalists of hand-grid nature exploited the workers and paid lower wages. Working conditions remained unhygienic. There were also total lack of welfare measures. Thus, protective labor legislations were embodied in Factory Act of 1881. The joint efforts of philanthropists, social workers in India, and लैंकाशायर मैन्युफैक्चरर्स इन ग्रेट ब्रिटेन. ये आपका इंपॉर्टेंट है. लैंकाशायर मैन्युफैक्चरर्स ग्रेट ब्रिटेन के भी कंट्रीब्यूट किए थे आपके फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 में. ठीक है. अब आता है आपका द एक्ट ऑफ 1881 वाज इनएडुकेट. नारायण मेघजी लोखंडे, ए डिसिप्लिन ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले, इमर्ज्ड एज द फर्स्ट लेबर लीडर इन इंडिया. पहला लेबर लीडर कौन था? नारायण मेघाजी लोखंडे. ठीक है, नारायण मेघाजी लोखंडे. और फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनका नाम. ये कौन थे आपके? शशिपाद बैनर्जी, जो किसका फाउंडेशन ले किए थे? बड़ा बाजार ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर जूट मिल वर्कर्स. ठीक है. अब आपके आते हैं यहाँ पे नारायण मेघजी लोखंडे. डिसाइपल थे किसके? ज्योतिबा फुले जी के. ये पहले लेबर लीडर बने इंडिया के. He was storekeeper in a textile mill and devoted his whole life to the cause of labor movement. He presented a memorandum signed by 5,300 workers and presented it to the Factory Commission appointed in 1884. ठीक है, 5,300 workers का साइन लेके प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे. The Factory Commission was appointed by Government of India in 1890. An act was passed in 1891 on the basis of recommendation of this commission, whereby the definition of factory was amended to include premises in which 50 persons or more were employed. ठीक है, फैक्ट्री डिफिनेशन की बना दी गई कि ऐसा कोई भी प्रीमाइस जहां पे 50 से ज्यादा लोग हो उसको बोलेंगे हम फैक्ट्री. Local government were empowered to extend it to the premises in which 20 persons or more is employed. It included the provisions of women employees and working hours for them were limited and provision of 30 minutes interval for rest. कुछ provisions आए आपके. ठीक है, 1891 वाले एक्ट में, 1891 के एक्ट में क्या क्या provisions आपको दिखाई दिए गए कि 30 मिनट का रेस्ट होना चाहिए. ठीक है, और 20% जहां पे होंगे उसको बोल दिया गया फैक्ट्री आपका, मतलब ये एक्ट वहां तक एक्सटेंड कर दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट. देखो यहाँ पे क्या है, 84 वाले में लिखा 10% और मोर और व्हेन इट यूजेस पावर एंड 20% और मोर व्हेन इट डू नॉट यूजेस पावर. ठीक है.
The Factory Act was amended from time to time. First World War and Russian Revolution of 1917 affected the labor movement. International Labour Organization was set up in 1990. It was later amended twice in year 1923 and 1926 on the basis of recommendation made by Royal Commission on Labour. रॉयल कमीशन ऑन लेबर हमने पहले ही लेक्चर में दूसरा शायद आई गेस दूसरे लेक्चर में देखा था, उसके बारे में ब्रीफली पढ़ाया हमने रॉयल कमीशन ऑन लेबर की. एक्ट वाज thoroughly revised and redrafted in 1934. During the interim Congress regime, a 5-year plan was drawn up to the for the labor conditions in India and also to revise the Factories Act of 1934 on the line of UK Factories Act of 1937 and latest ILO conventions in the matters of safety, health, welfare, working hours, hygiene and all. 1942 conference was important as being first attempt and collaboration between government employers, workers in matters pertaining to labor. Okay. The Factory Bill was introduced in Constituent Assembly on 30th January 1948 and it was passed on 28th of August 1948, received the assent of Governor General of India on 23rd of September 1948 and came in force on 1st April 1949. कब फोर्स में आया? 1 अप्रैल 1949 को. ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट है आपकी, सारी डेट्स एक बार ध्यान से देख लीजिए आप यहाँ पे. देखिए एक एक करके देखते हैं. तो फैक्ट्री बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ? ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ 30 जनवरी 1948 को. ठीक है. पास कब हुआ? 28 अगस्त 1948 को. ठीक है. गवर्नर जनरल का एसेंट कब मिला इसको? 23 नवंबर 1938 को. और फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल 1949. अब इसका ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ से शुरू होता है एक्ट के बारे में. हम पूरा एक्ट टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स एंड टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज. बेनिफिट्स एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. Health and sanitary conditions, prevention of accidents to prevent haphazard growth of factories through the provisions related to approval of plans before the creation of factory. ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि हेल्थ पे ध्यान देना, सेफ्टी पे ध्यान देना, वर्कर्स का बेनिफिट होता रहे, एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट करें. ठीक है. हेल्थ और वेलफेयर पे भी ध्यान देना. ठीक, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे. नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट. कहाँ का एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ये पूछ सकता है कि क्या जब फैक्ट्री एक्ट आया 1948 का, तो क्या वो जम्मू और कश्मीर में एप्लीकेबल था या नहीं. कवर्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री. एप्लीकेबल टू ऑल द फैक्ट्री पावर एंड एम्प्लॉइंग 10 or more workers and if not using power employing 20 or more workers. स्कीम क्या है एक्ट की? द एक्ट कंसिस्ट ऑफ 120 सेक्शंस, 3 शेड्यूल्स. ठीक है. 120 सेक्शंस हैं और 3 शेड्यूल्स हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? देयर आर टोटल ऑफ 12 शेड्यूल्स. ठीक है. शेड्यूल 1 किसके बारे में है? कंसिस्ट द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेसेस. 1 हैजार्डस के लिए है. ठीक. 2 इज अबाउट permissible level of certain chemical substances in work environment. वर्क इन्वायरमेंट के बारे में है, वहां के क्लाइमेट के बारे में है कि किस लेवल तक के केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं वहां पे. सपोज कोई सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई H2SO4 की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो किस लेवल तक इन्वायरमेंट में हो सकते हैं. ठीक है. शेड्यूल 3 है लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस. लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस. तो शेड्यूल 1 में क्या है आपका? हैजार्डस प्रोसेसेस वाली इंडस्ट्रीज है. शेड्यूल 2 में क्या है आपका? इट इंक्लूड्स द परमिसिबल लेवल ऑफ केमिकल्स इन एनवायरनमेंट. और शेड्यूल 3 में क्या है आपका? नोटिफाइबल डिजीजेस. ठीक है. 10+ वर्कर्स इफ यूजिंग पावर, 20+ वर्कर्स इफ नॉट यूजिंग पावर इज डिफाइंड एज फैक्ट्री. अब इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द पर्पसेस देयरऑफ. कोई भी प्रीमाइस जो ये सब में से इंक्लूड करे, whereon 10 or more workers or working on any day of the preceding 12 months and in any part of which is manufacturing process is being carried on with the aid of power and is ordinarily so carried on. क्या कह रहा है ये? कि पिछले 12 महीने से
10 वर्कर मिनिमम 10 वर्कर काम कर रहे हूं, ठीक है, और विद द यूज ऑफ पावर, या फिर 20 और मोर वर्कर्स पिछले 12 महीने से काम कर रहे हो विदाउट पावर, जहां पे पावर नहीं यूज होती है. The factory shall not include a mine subject to operation of the Mines Act 1952 or a mobile unit belonging to the armed force of the union, a railway running shed or hotel, restaurant or eating places. क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? ऐसी माइंस जो माइंस एक्ट 1952 के अंदर आती हैं, आर्म फोर्सेस की कोई यूनिट, ठीक है, कोई रेलवे रनिंग शेड, कोई होटल, रेस्टोरेंट या ईटिंग प्लेसेस, ये सब फैक्ट्री में नहीं आएगा, ठीक है. तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इफ ए रेस्टोरेंट इज हैविंग डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड इट हैव 30 और मोर वर्कर्स, डज इट इज इंक्लूडेड इन फैक्ट्री और नॉट? नहीं, वो फैक्ट्री में नहीं आएगा. मोबाइल यूनिट आर्म फोर्सेस की भी फैक्ट्री में नहीं आएगी, ठीक है. द गवर्नमेंट इज empowered to apply the provisions any establishment irrespective of number of employed person. गवर्नमेंट के पास यहाँ पे अतुल्य पावर दे दी गई है कि कोई जरूरत नहीं है 10 वर्कर हो. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि 9 वर्कर ही रखे हैं और पावर यूज हो रही है तो वो चाहे तो बना सकती है. ये एक जनरल लॉ है. गवर्नमेंट अब सारी फैक्ट्रीज को जाके चेक तो कर नहीं सकती, तो जनरली 10 वर्कर से ऊपर हैं, 12 महीने तक काम कर रहे हैं, पावर यूज कर रहे हैं, तो फैक्ट्री. जनरली 20 वर्कर्स से ऊपर है, पावर यूज नहीं कर रहे हैं, पिछले 12 महीने से काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है वहां पे, तो फैक्ट्री. लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी और भी यूनिट को फैक्ट्री बनाना है तो वो डिक्लेयर कर सकती है. एक्सेप्ट वेयर द वर्क इज डन बाय वर्कर सोनली विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. अगर कोई इंसान है वो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से काम कर रहा है, सपोज कोई इंसान है उसकी फैमिली में 25 मेंबर्स हैं और सभी खेती के काम में लगे हैं, तो उसको फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है. अब आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. हमने यहाँ पढ़ा ना वर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इसका मीनिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं 2K. फैक्ट्री का डिफिनेशन कहा था 2M में था, अब आता है 2K में मैन्युफैक्चरिंग का. तो पहले ऑब्वियस बात है मैन्युफैक्चरिंग डिफाइन की गई है, फिर फैक्ट्री डिफाइन किया गया है. मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिशिंग, पैकिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery और disposal. ठीक है, तो इतने सारे काम यहाँ लिखे हुए, ऑल्टर करना, रिपेयर करना, पैक करना, ऑयल करना, वॉश करना, ठीक है, ये सब आपके काम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है. पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंसेस, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया. कंपोजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, lithography, photogravure or other similar processes or book binding. Constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing और breaking up ships, vessels. खाली बनाना नहीं, ये देखो डिमोलिश करना भी, ठीक है, डिमोलिश करने को भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ही बोलेंगे. तो यहाँ पे ट्रिक खेला जा सकता है कि देखो शिप बिल्डिंग तो फैक्ट्री में आएगा, तो क्या शिप डिमोलिश करना भी फैक्ट्री में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में आएगा? तो जी हाँ, डिमोलिशमेंट भी फैक्ट्री में आएगा. प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज. ये देखो कोल्ड स्टोरेज में अगर कोई आर्टिकल प्रिजर्व किया जा रहा है तो वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इंक्लूड होगा, राइट. अब आता है आपका चाइल्ड का डेफिनेशन. ए चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज. मतलब वो 15 साल की उम्र अभी पूरी नहीं की है उसने, उसको बोलेंगे चाइल्ड. चाइल्ड कौन है? जिसने अभी अपनी 15 साल की उम्र पूरी नहीं की है, 15 नॉट कंप्लीटेड, ठीक है. मतलब 16 साल से जो भी कम बच्चे हैं वो चाइल्ड है, ठीक है. एडोलसेंट क्या है? एडोलसेंट इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज बट नॉट हिज 18. जो 16 साल से 18 साल के लोग हैं, 18 भी चालू नहीं हुआ है, आप ऐसे कर सकते हो. एडोलसेंट किसके किसके बीच है? 16 से बड़े बट 18 से छोटे, ये आपके एडोलसेंट में आएंगे, ठीक. Hence, he is someone who crosses the age of child but is not adult yet. Young person means a person who is either a child or adolescent. मतलब कोई भी इंसान जो 18 से छोटा है वो क्या है? आपका young person है. Adult means a person who has completed his 18th year of age. 18 प्लस किसको बोल देते हैं आप? एडल्ट को बोल देते हैं, ठीक है.
Worker means a person employed directly or by through any agency with or without the knowledge of principal employer, whether for remuneration or not, in any manufacturing processes or in cleaning any part of machinery or premises used for manufacturing processes, or in any kind of work incidental to or connected with the manufacturing processes or the subject of manufacturing processes, but does not include any member of armed force of the union. अब देखो वर्कर कौन है यहाँ पे? ऐसा इंसान जो आर्म फोर्स का पार्ट नहीं है और फैक्ट्री में किसी भी थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लिंक्ड है, चाहे वो मशीन की छोटे से नट बोल्ट को कस रहा हो, या मशीन की ग्रीसिंग कर रहा हो, मशीन की सफाई कर रहा हो, या बैठ के स्टिचिंग कर रहा हो, शिप की डिमोलिशिंग खुद कर रहा हो, हर एक तरह का एम्प्लॉई आपका वर्कर है, चाहे आपके एम्प्लॉयर को पता हो कि ना पता हो कि वो मेरी कंपनी में एम्प्लॉयड है। मान लो कोई एम्प्लॉयर है जिसकी कंपनी में हजारों लोग हैं, तो उसको सबका नाम तो पता नहीं होगा ना कि मेरी कंपनी में ये है या नहीं है। हो सकता है उसके अंडर जो लोग काम करते हैं वो उसे हायर किए हो, लेकिन वो कंपनी उसी की है तो वो काम कर रहा है, तो वो सभी वर्कर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने चाइल्ड की डिफिनेशन देखी, ऐसा इंसान जो 15 साल की एज क्रॉस नहीं किया है, एडोलसेंट जो 18 की क्रॉस नहीं किया है, यंग पर्सन जो 18 की क्रॉस नहीं किया इंक्लूडिंग चाइल्ड एंड एडोलसेंट, एडल्ट जो 18 की क्रॉस कर चुका है, ठीक है, और वर्कर जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लिंक्ड है। ऑक्युपायर, ऑक्युपायर कौन है? ऑक्युपायर इज द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, and in the case of a firm or other association of individuals, as any of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier. कौन कौन हो सकता है? कोई भी members या individual partners आपके occupier हो सकते हैं, जिसके पास ultimate control हो फैक्ट्री के अफेयर का, चाहे वो आपका पार्टनर हो चाहे वो मेंबर हो, ठीक है। In the case of company, any one of the directors shall be the occupier. In case of factory owned or controlled by central government or state government, any local authority, person or persons appointed to manage the factory shall be deemed to be the occupier. देखो, कोई भी अगर प्राइवेट ओन फैक्ट्री है तो उसके जो मेंबर्स हैं या पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो आपके ऑक्युपायर हो सकते हैं जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल हो। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ओन या स्टेट ओन फैक्ट्री है तो वहां की कोई लोकल अथॉरिटी, या फिर अगर इस लोकल अथॉरिटी ने या इस गवर्नमेंट और स्टेट ने किसी भी पर्सन को वो पावर दे रखी है, अपॉइंट किया है मैनेज करने के लिए, मैनेजर बोल सकते हैं, मैनेज करने के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑक्युपायर, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर is a period of 12 months beginning with the first day of January in any year. 1 जनवरी से आगे 12 मंथ को बोलते हैं कैलेंडर ईयर। इट इज डिफरेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? ये भी आपका होता है 1 अप्रैल से प्लस 12 मंथ, ये आपका है फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर क्या है? ये आपका 1 जनवरी से आगे आने वाले 12 महीने, ठीक है, ये आपका क्या होता है? कैलेंडर ईयर। डे क्या होता है? इट मीन्स पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे से 12 AM से लेकर 12 PM तक, ये आपका है क्या? दिस इज द मिडनाइट, दिस इज द डेट। 12 PM बोल सकते हैं 11:59 seconds, ठीक है, PM। It means period of 7 days beginning at midnight on Saturday night or such other night. Approval, licensing and registration of factory. The state government is empowered to frame rules regarding approval, licensing and registration of factory. देखो पहले licensing राज हुआ करता था, राइट? 1991 में जाके तो खत्म हुआ है, LPG जब आया रिफॉर्म्स, ठीक है, बाय मनमोहन सिंह वर द फाइनेंस मिनिस्टर, PV नरसिम्हा राव जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब तक तो लाइसेंसिंग वगैरह आपका था। अभी भी लाइसेंसिंग है लेकिन बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्रीज में है। Prior to giving such approvals by the state government, the chief inspector of factory should inspect the site to see new construction and extension of existing areas, ठीक है। अगर गवर्नमेंट किसी भी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कर रही है, लाइसेंस दे रही है, अप्रूवल दे रही है, तो पहले वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। उसका निरीक्षण करके जब अप्रूवल मिल जाएगा तभी गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करेगी। इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टिंग स्टाफ इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और इनको अपॉइंट कब करता है? स्टेट गवर्नमेंट। एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट।
अगर वो फैक्ट्री किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही है तो उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जो हो जाता है वो इंस्पेक्टर हो जाता है, और चीफ इंस्पेक्टर कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट आपका अपॉइंट करती है। अभी ये लेक्चर बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें, मेरे को पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर पढ़नी है, नेचर ऑफ प्लान एंड फी पेबल, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एफ्लुएंट्स, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, बहुत कुछ है अभी इसमें पढ़ने को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी, शेयर दिस सीरीज विद एवरीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ, जिसका एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सको वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। एनोटेशंस हटा देंगे ऑब्वियसली, तो पीडीएफ विल बी जस्ट प्लेन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।